तो क्लास 12 की फिजिक्स फर्स्ट पेपर के अंतर्गत मैंने आप सभी लोगों को वैद्युत चालन चैप्टर जो है पढ़ाना शुरू किया है और अभी इस चैप्टर की एक क्लास हो चुकी है। आज ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने वैद्युत धारा को बहुत ही विस्तार से आप सभी लोगों को पढ़ाया है। उस पर जितने टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बनते हैं उनको भी मैंने पहली वाली क्लास में ही अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। ठीक है, हम यहाँ पर वैद्युत चालन के मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल को अच्छी तरीके से समझेंगे। इसके बाद माध्य मुक्त पथ को जानेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, श्रांतिकाल क्या होता है ना, अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या होता है, धारा घनत्व क्या है, इन सारी चीज़ों को आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग हेडिंग लगा लेंगे वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। ठीक है, इसको हम एकदम आसान भाषा में आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि जो ठोस वस्तुएं होती हैं, ठोसों में जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक मानी गई हैं, अर्थात धातुओं में धारा का प्रवाह किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हमें वैद्युत चालन को समझाना है तो हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के माध्यम से समझ सकते हैं कि क्यों धातुएं ठोस होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के माध्यम से वैद्युत चालन के मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि जो कोई पदार्थ होता है, कोई जो पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो आप कहेंगे अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु किससे मिलकर बना होता है, तो आप कहेंगे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है, नाभिक पाया जाता है। ठीक है, और नाभिक के अंदर क्या होता है भैया, न्यूट्रॉन होता है। नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है। और क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन पर भैया कोई चार्ज होता नहीं है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इसीलिए नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। अब इस नाभिक के चारों ओर ध्यान दीजिएगा, इस नाभिक के चारों ओर जो समीप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से प्रबल नाभिकीय बल द्वारा दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं, प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल द्वारा। अब आकर्षण बल क्यों लगता है, देखिए मैंने क्या कहा कि अगर नाभिक है तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इसीलिए जो संपूर्ण नाभिक होता है वो धनावेशित होता है। तो इसके समीप भैया जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो देखिए, इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज होता है और इस पर मैंने क्या बताया, नाभिक पर कैसा चार्ज होता है, इस पर नाभिक पर धन चार्ज होता है। धन चार्ज और ऋण चार्ज जब पास आते हैं तो आकर्षण बल कार्य करता है। तो नाभिक के समीप जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं इन पर जो नाभिकीय बल होता है, प्रबल नाभिकीय बल होता है, वो बहुत ज़्यादा कार्य करता है। ठीक है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक से दूर कक्षाओं में जो होते हैं, नाभिक से दूर कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर ये जो प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल होता है ये बहुत कम कार्य करता है। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉनों को परमाणु से हटाना सुगम है। ठीक है, गर्म करके या रगड़ करके परमाणु से इन इलेक्ट्रॉनों को हटाना सुगम है। ये इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ही धातु में धारा को लाने ले जाने का कार्य करते हैं, यानी आवेश को लाने ले जाने का कार्य करते हैं, परपथ में धारा को बनाए रखने का कार्य करते हैं। कौन भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जिस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसकी जो वैद्युत चालकता होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर चांदी की, तो जो चांदी की चालकता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और चांदी के बाद तांबे में, तांबे की चालकता, ये मैं क्रम आपको लिख रहा हूँ, बढ़ता हुआ क्रम, चांदी उसके बाद तांबे की चालकता होती है और तांबे की चालकता के बाद फिर सोने की चालकता होती है और सोने की चालकता के बाद फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, ये मैंने चालकता का जो है घटता हुआ क्रम या बढ़ता हुआ क्रम आप बोल सकते हो। सबसे ज़्यादा चालकता चांदी की, उसके बाद तांबे की, फिर सोने की, फिर एल्यूमिनियम की। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे अधिक चालकता किसकी होती है भैया, चांदी की होती है। हमने क्या कहा, जिस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज़्यादा होती है उसकी वैद्युत चालकता उतनी ही ज़्यादा होती है। तो चांदी की चालकता सबसे ज़्यादा होती है, इसका मतलब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, लगभग नगण्य होती है, ठीक है, तो वे उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं अचालक। अचालक पदार्थ वे होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, अर्थात लगभग नगण्य होती है। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते नहीं तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है। इसलिए अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकदम नगण्य होती है, अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह इसमें नहीं किया जा सकता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल में इतना ही आपको बताना है। आपको क्या लिखना है, एक लाइन से अच्छे तरीके से एक बार आप सभी लोग और सुन लीजिए। मैंने क्या कहा कि जो
ठोस वस्तुएं हैं, ठोस वस्तुओं में धातुएं ही क्या मानी गई हैं, विद्युत की सुचालक मानी गई हैं। ठीक है, तो अगर हमें वैद्युत चालन को समझाना है तो वैद्युत चालन को हम जो है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के द्वारा समझा सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा, जो ठोसों में धातुएं हैं वही क्या हैं, विद्युत की अच्छी सुचालक हैं, तो वो चूँकि ठोस हैं। ठीक है, तो अगर ठोसों में हमें वैद्युत चालन को समझाना है तो हम जो है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के माध्यम से उसको अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। इसके लिए हम क्या बताएंगे कि जो प्रत्येक पदार्थ होता है वो अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इसलिए संपूर्ण जो नाभिक होता है वो धन आवेशित होता है। अब नाभिक के समीप कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल द्वारा क्या होते हैं भाई, बंधे होते हैं या चिपके होते हैं, कह सकते हैं। इनको जो है हटाना सुगम नहीं है। लेकिन बाहरी कक्षाओं में, परमाणु की बाहरी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से दूर होते हैं, इस वजह से इस पर प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल कम कार्य करता है और इन इलेक्ट्रॉनों के ही हम क्या कहते हैं भैया, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, और इन पर जो ये प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल होता है ये कम कार्य करता है। इनको इसके परमाणु से हटाना बहुत ही आसान है, सुगम है, रगड़ करके ताप दे करके इनको हटाना सुगम है। इन इलेक्ट्रॉनों को मैंने क्या कहा, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी धातु में आवेश को लाने ले जाने का जो कार्य होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। कौन करता है भैया, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। जिस धातु में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है उस धातु की जो चालकता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम बात करें तो धातुओं में जो चांदी की चालकता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद फिर तांबे और उसके बाद फिर सोना, फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये मैंने चालकता का आपके सामने घटता हुआ क्रम लिख दिया है। अच्छा, आगे अगर हम बात करें तो जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पाई जाती है, उन्हीं पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अचालक या विद्युत रोधी, अर्थात इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल को समझा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब इसके बाद आप लोगों को अगली हेडिंग इसके बाद लगा लेना है माध्य मुक्त पथ। अगली हेडिंग क्या लगाना है, माध्य मुक्त पथ। चलिए, माध्य मुक्त पथ को आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझा देते हैं। सभी विद्यार्थी हेडिंग लगा लें, माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ को किससे लिखते हैं, माध्य मुक्त पथ को हम लैम्डा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, लैम्डा से। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया कि जो धातु होती है, सबसे पहले समझिएगा, धातु देखिए धातु क्या पदार्थ है, ये अणुओं से मिलकर, अणु परमाणुओं से मिलकर बने होंगे। तो जो मैं आपको बता दूं, परमाणु का नाभिक होगा वो धनावेशित होगा। ठीक है, धनावेशित होगा। तो यहाँ पर हम कुछ धन आवेश आपके समक्ष बना लेते हैं। ठीक है, अब इस परमाणु से क्या होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको जब एनर्जी मिल जाती है या ताप मिल जाता है तो वो क्या होते हैं भाई, उनको ऊर्जा मिल जाती है। वो धातु के अंदर उपस्थित आयतन में गति करने लगते हैं। जैसे गैस के अणु जो होते हैं वो आयतन में क्या होते हैं भाई, गति करते हैं। उसी तरीके से जैसे बंद बर्तन में जो गैस के अणु होते हैं जैसे गति करते हैं, मूव करते हैं, उसी तरीके से धातुओं के अंदर, मतलब धातु के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं भाई, इसी तरीके से गति करते हैं जब इनको एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो जब इनको एनर्जी मिलती है तो ये गति करना प्रारंभ करते हैं। और जो परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उन पर क्या होता है भाई, उन पर कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ जो जैसे हमने कहा कि कोई परमाणु है तो परमाणु के से बाहरी कक्षाओं में कुछ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन पर कैसा चार्ज होता है, धन आवेश होता है। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जब ये धन आवेशों से बार बार टकराते हैं, जैसे मान लीजिए पहले धन आवेश से इससे टकराया और इससे टकराने के बाद इनकी दिशा बदल जाएगी, फिर ये इससे भी टकरा सकते हैं, इससे भी टकरा सकते हैं, फिर इससे टकराएंगे, इससे टकराएंगे, इससे टकराएंगे, ऐसे टकराएंगे। ठीक है, तो किन्हीं इनके दो क्रमागत मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच जो ये चली गई दूरी होती है यही क्या कहलाती है, माध्य मुक्त पथ कहलाती है। तो परिभाषा में आप सभी लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखोगे किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन, परिभाषा सभी लोग लिख लीजिएगा, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच ये क्या करते हैं, एनर्जी मिलती है तो ये टकराते हैं धन आयनों से बार बार। ठीक है, मूव करते हैं, गति करते हैं। तो किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच जो चली गई दूरी होती है, बीच चली गई
दूरी क्या कहलाती है? माध्य मुक्त पथ कहलाती है। क्या कहलाती है? माध्य मुक्त पथ कहलाती है। याद रहेगा। चली गई दूरी क्या कहलाती है? माध्य मुक्त पथ कहलाती है। अब एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, ये इलेक्ट्रॉन जब धन आयनों से बार बार धातुओं के आयतन में टकराते हैं तो हमने कहा कि दो क्रमागत टक्करों के बीच जो चली गई बीच की दूरी होती है वो माध्य मुक्त पथ कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? माध्य मुक्त पथ कहलाती है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, दो क्रमागत टक्करों के बीच अगर ये दूरी है माध्य मुक्त पथ, तो इस दूरी को तय करने में जो लगा समय होता है वो क्या कहलाता है? श्रांति काल कहलाता है। और श्रांति काल को किससे लिखते हैं भैया? टाउ से लिखते हैं। तो आप अगली रीडिंग लगाइएगा श्रांति काल। श्रांति काल को किससे व्यक्त करते हैं? तो आप कहेंगे टाउ से व्यक्त करते हैं। श्रांति काल क्या होता है कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के जो दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय होता है, ठीक है, वह क्या कहलाता है? श्रांति काल कहलाता है। तो शॉर्ट में लिख लीजिए, दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समांतराल को, क्या भाई? लगे समांतराल को क्या कहते हैं भैया? श्रांति काल कहते हैं। सबसे आसान परिभाषा मैंने आपको बताई है, श्रांति काल को टाउ से व्यक्त करते हैं, श्रांति काल कहते हैं। तो हमने क्या कहा कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धन आयनों से बार बार टकराते हैं, दो क्रमागत टक्करों के बीच जो चली गई दूरी होती है वो माध्य मुक्त पथ कहलाती है, और दो क्रमागत टक्करों के बीच जो लगा समय होता है वो श्रांति काल कहलाता है। श्रांति काल को किससे लिखते हैं? टाउ से। अधिकांश धातुओं के लिए जो श्रांति काल की कोटि होती है वो 10⁻14 सेकंड होती है। कितनी होती है? 10⁻14 सेकंड की कोटि होती है। अधिकांश धातुओं के लिए श्रांति काल की जो कोटि होती है वो 10⁻14 कोटि की होती है। अब बात हो गई भैया श्रांति काल की। श्रांति काल के बाद बात आती है अनुगमन वेग, या इसको हम कहते हैं अपवाह वेग। ठीक, इंग्लिश में से कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, माध्य मुक्त पथ हो गया, श्रांति काल हो गया। अगली हेडिंग आप लोग क्या लगाएंगे? अपवाह वेग। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है अपवाह वेग, या इसको हम कहते हैं अनुगमन वेग, और इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसीलिए इसको कैपिटल V स्मॉल d ये इसका प्रतीक होता है। अच्छा, अपवाह वेग क्या होता है? जब किसी धातु के तार को हम क्या करते हैं? बैटरी से जोड़ करके उसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं। कोई धातु का तार है और धातु के तार के सिरों के बीच हम क्या करते हैं? बैटरी जोड़ देते हैं, और बैटरी जोड़ करके इस धातु के तार के सिरों के बीच हम क्या स्थापित कर देते हैं भाई? विभवांतर स्थापित कर देते हैं। क्योंकि किसी धातु के तार के सिरों को अगर बैटरी से जोड़ा गया है तो इसका मतलब उसके सिरों के बीच क्या स्थापित किया गया? विभवांतर स्थापित किया गया। तो जब हम विभवांतर स्थापित करते हैं तो विभवांतर स्थापित करने के बाद जो ये धातु का तार है इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने क्या कहा? उनको एनर्जी जैसे मिलेगी वैसे वो गति करना शुरू कर देंगे। तो जो धातु के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उच्च विभव की ओर, किधर भाई? उच्च विभव की ओर एक औसत ऊष्मीय वेग से गति करने लगते हैं, अर्थात जाने लगते हैं। ठीक है, और इसी औसत ऊष्मीय वेग को हम क्या कहते हैं भैया? अनुगमन वेग कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है, आप सभी लोग लिख सकते हो। मैं आपके सामने यहाँ पर लिख दूँ भाई, लिखोगे जब किसी, लिखिए सभी लोग, जब किसी धातु के तार के सिरों को बैटरी से जोड़कर क्या करते हैं भाई? विभवांतर स्थापित करते हैं। विभवांतर लिखते रहिएगा भाई, स्थापित करते हैं। परिभाषा बहुत आसान है, इससे आसान आपको मिल नहीं पाएगी, इसलिए लिख रहे हैं, नहीं तो लिखते ही ना। तो जब किसी धातु के तार के सिरों के बीच हम क्या करते हैं भाई? बैटरी जोड़ करके विभवांतर स्थापित करते हैं, तो धातु के अंदर उपस्थित, ध्यान दीजिएगा, धातु के अंदर उपस्थित, धातु के अंदर क्या उपस्थित होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई? गति करना शुरू करते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव की ओर, तार की लंबाई की दिशा में ऐसे लिखेगा, तार की लंबाई के अनुदिश, ठीक है, तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव की ओर गति करना, या उच्च विभव की ओर गति करने लगते हैं, या उच्च विभव की ओर एक
एक औसत ऊष्मीय वेग से गति करते हैं। क्या करते हैं भाई? गति करते हैं। और इसी वेग को क्या लिखेंगे आप सभी लोग? और इसी वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहा जाता है। अनुगमन वेग या क्या कहते हैं भाई? अपवाह वेग कहते हैं। नोट कर लीजिए सभी लोग, अपवाह वेग कहते हैं। इससे आसान परिभाषा आपकी नहीं हो सकती है अनुगमन वेग या अपवाह वेग की। अनुगमन वेग या अपवाह वेग को वीडी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये भी आपका वेग ही है। तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा? वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। जैसे श्रांति काल बताया था, श्रांति काल समय होता है और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है भाई। तो बताइए भाई, अनुगमन वेग या अपवाह वेग की परिभाषा समझ में आई कि नहीं? बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और हम यहाँ पर जानेंगे कि धारा घनत्व क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप सभी लोग लगाइए, धारा घनत्व। चलिए धारा घनत्व को भी समझा देते हैं। आज की क्लास में जो डिफिनीशन है वो हम सोच रहे हैं पहले समझा ही दे अच्छी तरीके से। तो आप अगली हेडिंग लगाइएगा, धारा घनत्व। करंट डेंसिटी इसे कहते हैं भाई, धारा घनत्व। धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है। ठीक, कैसी राशि होती है? सदिश राशि। इसकी जो दिशा होती है वो धन आवेश के चलने की दिशा में होती है। ठीक है, धन आवेश के चलने की जो दिशा होती है उसी की दिशा में धारा घनत्व की दिशा होती है। ठीक, देखिए धारा एक अदिश राशि, लेकिन धारा घनत्व एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब मैंने इसकी दिशा भी बता दी, धन आवेश के चलने की दिशा में होती है। ठीक है, धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं। जे बराबर होता है I/A। क्या होता है? I/A। यदि हम ए को मान लें 1, तो जो जे हो जाएगा वो I के बराबर हो जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक के प्रति एकांक, देखिए प्रति का चिन्ह लगा है और ए को 1 माना, 1 को फिजिक्स की भाषा में एकांक पढ़ते हैं। तो लिखेंगे कि किसी धातु के प्रति एकांक, ध्यान से समझिएगा, किसी धातु के प्रति, देखो प्रति का चिन्ह लगा है, एकांक, किसको एकांक माना? क्षेत्रफल को। प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को, अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को क्या कहा जाता है भाई? धारा घनत्व कहते हैं। अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व, धारा घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? जे कहते हैं। अगर अभिलंबवत गुजरने वाली धारा I हो, क्षेत्रफल A हो, तो धारा घनत्व J बराबर होता है I/A। लेकिन अगर धारा क्षेत्रफल से थीटा डिग्री के कोण पर हो, यदि कोण कितना हो भाई? कोण अभिलंबवत ना होकर थीटा हो, तो जो धारा घनत्व का सूत्र होता है J बराबर I/A cos थीटा। J बराबर I/A होता है, लेकिन जब धारा अभिलंबवत हो, अगर वो थीटा डिग्री एंगल पर है तो धारा धारा घनत्व J बराबर I/ कितना हो जाएगा? A cos थीटा। ठीक है, इस सूत्र को आप सभी लोग याद रखिएगा। ये धारा घनत्व की बात हो गई। धारा घनत्व की दिशा लिख सकते हो। धारा घनत्व की दिशा धन आवेश के चलने की दिशा में, धन आवेश के चलने की दिशा में धन आवेश जिस दिशा में चलता है उस धन आवेश के चलने की दिशा में किसकी दिशा होती है? धारा घनत्व की दिशा होती है। मात्रक आप सभी लोग यहीं से निकाल सकते हो। धारा का मात्रक एम्पियर, ठीक, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हमें उम्मीद, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को धारा घनत्व तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। बीमा भी आप सभी लोग निकाल सकते हो। बीमा, इसको थोड़ा रब कर दे ऊपर वाली हेडिंग। आप सभी लोग बीमा हेडिंग डाल दीजिएगा। धारा घनत्व की बीमा निकाल लीजिएगा। बीमा निकालना है तो J बराबर, ऊपर है धारा, धारा की बीमा होती है A, नीचे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बीमा होती है L स्क्वायर। L स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे AL की पावर -2। तो जो धारा घनत्व की बीमा हो जाएगी वो AL की पावर कितनी हो जाएगी भैया? -2 हो जाएगी। हमें उम्मीद, और ये कैसी राशि है? ये हमने कह दिया ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। तो धारा घनत्व के बारे में इतना काफ़ी है।
काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और हमारी अगली हेडिंग होगी गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है, मोबिलिटी इसको बोलते हैं भाई। तो गतिशीलता को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, म्यू से। म्यू बराबर होता है वी डी/वे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। जैसे मैंने यहाँ पर धारा घनत्व को J बराबर I/A कहा, ए को मैंने एक बोला, एकांक बोला, तो जो अभिलंबवत धारा है वही धारा घनत्व कहलाती थी। तो उसी तरीके से यहाँ पर यदि हम ई को एक मान लें, ई है वैद्युत क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर एकांक मान लें, तो जो आपकी मोबिलिटी हो जाएगी वो अनुगमन वेग के बराबर हो जाएगी। अर्थात किसी आवेश वाहक की, आवेश वाहक का कार्य कौन करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो किसी आवेश वाहक की जो गतिशीलता होती है वो क्या होती है, अपवाह वेग ही तो है, क्योंकि देख पा रहे हो गतिशीलता किसके बराबर, अपवाह वेग के बराबर। तो किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। ये कब प्राप्त हुआ, जब एक वैद्युत क्षेत्र को एकांक माना गया। तो लिखेंगे कि किसी आवेश वाहक की, लिखिएगा परिभाषा में, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है। किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है, वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा, जो किसके द्वारा, उसी आवेश वाहक के द्वारा, जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र को कितना मानना पड़ा है, एकांक मानना पड़ा, जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। अपवाह वेग को किससे लिखते हैं, म्यू से। म्यू बराबर वी/ई। ठीक है, मात्रक बीमा सभी लोग आप निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मात्रक अगर निकालना है तो निकाल लो, कैसे, वी वेग है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, बटे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। अभी नीचे वाला मीटर ऊपर जाएगा, मीटर मीटर का गुणा हो जाएगा मीटर स्क्वायर, बटे में कितना हो जाएगा, वोल्ट सेकेंड। तो मोबिलिटी का जो मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। इस तरीके से आप लोगों ने गतिशीलता को भी अच्छी तरीके से जान लिया। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो गतिशीलता होती है वो हमेशा धनात्मक राशि होती है। कैसी राशि होती है, हमेशा धनात्मक राशि होती है। अब चलिए यहाँ पर इसी क्रम में हम वैद्युत प्रतिरोध को समझ लेते हैं, वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत चालकता को। और कल फिर हम आप लोगों को वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध बताएंगे, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध बताएंगे, और फिर ओम के नियम का सत्यापन भी कराएंगे आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, तो आप सभी लोग अगली हेडिंग लगाइए भाई, वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वैद्युत प्रतिरोध। अच्छा, वैद्युत प्रतिरोध होता क्या, वैद्युत प्रतिरोध का मतलब धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, समझ रहे हो ना। वैद्युत प्रतिरोध मतलब किसी वैद्युत धारा के मार्ग, किसी परिपथ में वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो लिखेंगे किसी परिपथ में, परिभाषा लिख लीजिए, इसीलिए लिख रहे हैं, किसी परिपथ में या किसी वैद्युत परिपथ में, लिखो तो ज़्यादा बेटर है, किसी वैद्युत परिपथ में धारा के मार्ग में, ध्यान दीजिएगा, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को, अवरोध या आप कह सकते हो बाधा को, उत्पन्न अवरोध या बाधा को क्या कहते हैं भैया, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। उत्पन्न अवरोध या बाधा को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच हम V विभवांतर स्थापित करें और उसमें जो धारा प्रवाहित हो I हो, तो चालक तार के सिरों के बीच लगने वाला जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुपात के बराबर होता है। ये परिभाषा भी आप लिख सकते हो, दोनों परिभाषा सेम है। ये मैंने वैद्युत प्रतिरोध के अर्थ से परिभाषा बताई है कि किसी वैद्युत परिपथ में अगर कोई धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके मार्ग में उत्पन्न जो अवरोध होता है, देखो प्रतिरोध का मतलब क्या था, अवरोध या बाधा, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं।
या इसको आप ऐसे भी डिफरेंट कर सकते हो कि यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच हम विभवांतर स्थापित करते हैं V विभवांतर, और उसमें धारा प्रवाहित कितनी होती है I, तो चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V और धारा I का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसकी अगर मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है, एक तो ओम होता है, ओम का ये चिन्ह होता है, और दूसरा मात्रक देखिए विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो दूसरा इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है। और बहुत बड़े मात्रक देखिए इस चिन्ह को हम पढ़ते हैं ओमेगा, ठीक, क्या पढ़ते हैं इसको, ओमेगा से पढ़ते हैं इसको। बहुत बड़े मात्रक की अगर बात करें तो बड़े मात्रक में मेगा ओम हो जाएगा, 1 मेगा ओम बराबर 10⁶ ओम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और भी अगर बड़े मात्रक पर जाना है तो और भी बड़े मात्रक पर जा सकते हो। छोटे मात्रक में माइक्रो ओम होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6 ओम -6 ओम, ठीक है। तो बड़ा मात्रक मेगा ओम इसका होता है और छोटा मात्रक क्या होता है भाई, माइक्रो ओम होता है, ठीक है। हमें उम्मीद है कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मात्रक मैंने आपके समक्ष निकाल दिया, वोल्ट प्रति एम्पियर। विमा आप निकाल सकते हो, मैंने वोल्ट की विमा निकाली V = W/Q वाले सूत्र से, वैद्युत विभव वाले में, और एम्पियर की विमा सभी को आती है तो इसका विमा आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे वैद्युत चालकता की। तो जो ये मैंने वैद्युत प्रतिरोध पढ़ाया है, इसी का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत चालकता कहलाती है। तो आप अगली हेडिंग लगाएंगे वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता, जो ये वैद्युत प्रतिरोध आपने बताया है, इसी के व्युत्क्रम को हम वैद्युत चालकता कहते हैं। तो लिख सकते हो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं, ठीक है। वैद्युत चालकता ध्यान दीजिएगा, वैद्युत चालकता बराबर क्या होता है, 1/, वैद्युत प्रतिरोध। क्या होता है भाई, 1/, वैद्युत प्रतिरोध। अब जो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक है इसी का उल्टा कर दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा वैद्युत चालकता का मात्रक। तो मात्रक क्या हो जाएगा, एक मात्रक तो मोह हो जाएगा, ओम का उल्टा क्या हो जाएगा, मोह, और दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति, उल्टा कर दो, मैंने कहा जो मात्रक ओम का है इसका उल्टा कर दो, क्योंकि इसी का उल्टा ही वैद्युत चालकता है। एम्पियर प्रति कितना कर दो भाई, एम्पियर प्रति वोल्ट कर दो, ठीक। या ओम को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओम की पावर -1, क्या लिख सकते हो, ओम की पावर -1, या इसको मोह भी बोला जाता है, ठीक। और या वोल्ट प्रति एम्पियर को उल्टा कर दो, एम्पियर प्रति वोल्ट। तो ये वैद्युत चालकता का क्या हो जाएगा, मात्रक। और विमा आप सभी लोगों को निकालना है, 1000 बार हम विमा निकालना बता चुके हैं, ठीक। इस तरीके से अगर देखा जाए तो आज की क्लास में मैंने जितनी लगभग डिफिनीशंस थी उनको मैंने सरल शब्दों में, सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की। कल की क्लास में वैद्युत धारा को विस्तार रूप से पढ़ाया था, आज की क्लास में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया भाई, सबसे पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल चालन का, वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल पढ़ाया। फिर मैंने आपको बताया कि माध्य मुक्त पद क्या होता है, फिर मैंने बताया श्रांति काल क्या होता है, अनुगमन वेग क्या होता है, फिर धारा घनत्व क्या होता है, और इसके बाद मैंने गतिशीलता के बारे में भी चर्चा की, और उसके बाद वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम वैद्युत चालकता। इन सारी डिफिनीशंस को अच्छी तरीके से आज की इस क्लास में मैंने कवर करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैंने कहा जो डेरिवेशन है, जैसे धारा और अनुगमन वेग में संबंध, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, ओम के नियम का सत्यापन, इन क्लासों को आगे हम प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में आप सभी को हम मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।